हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ओम्स लॉ के बारे में और वहां पर हमने एक टर्म देखी थी कि रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके ऊपर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट ऑफर्स अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मतलब कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को अपोज करे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। भाई ये कैसे अपोज कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है ओम्स लॉ के अंदर R इज इक्वल टू कितना होता है आपका V बाय आई। ठीक है, अगर मैं इस I को इस तरफ ले लूं, R को नीचे ले लूं, तो देखिए I ऊपर आ गया, R कहां आ गया, नीचे। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो I है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस के ऊपर। और किस तरह से डिपेंडेंट है, इनवर्स रिलेशन में। I ऊपर है, R नीचे, मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसा है आपका, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि जब जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब तब करंट क्या होगा, कम होगा। तो डेफिनेशन में भी तो हम वही बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन है, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अपोजिशन बढ़ेगा, और अपोजिशन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आपका कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, आपके करंट को अपोज करता है। मान लीजिए कि यहां से आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाना चाह रहे हैं। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेगा या उनकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो। लाइक इंसुलेटर के केस में आप देखिए कि इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो काफी ज्यादा हाई होता है। इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। वहीं कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर जो अपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या और आता कैसे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक रोड है, 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और यहां से एक गाड़ी है जिसको इस एंड से इस एंड तक पहुंचना है। ठीक है, अब पहला सिनेरियो हम लोग लेते हैं कि जब आपका रोड क्या है, पूरा खाली है। रोड क्या है आपका, पूरा खाली, कुछ भी नहीं है बीच में। तो ये जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से यहां से यहां आ सकती है, जितना चाहे उतनी स्पीड ये अपनी एक्वायर कर सकती है। मान लेते हैं कि जितनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है उससे वो यहां से यहां क्या करी, ट्रांसफर करी आ रही है। तो लेट्स से कि 1 किलोमीटर जो है इसने कितना, 5 मिनट के अंदर ट्रेवल किया। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि ये जो रोड है ये मान लेते हैं खाली नहीं है, यहाँ पर क्या है, हल्का सा ट्रैफिक है। मतलब आपको कुछ और गाड़ियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट गाड़ियों की जो संख्या है वो ज्यादा नहीं है, और कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पर गाड़ियां हैं। तो अभी भी देखिए कंपैरेटिवली अगर हम बात करें पहले केस से कंपेयर में, तो रोड पे यहाँ पर क्या आ गया, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया। तो इस ट्रैफिक की वजह से मान लो कि पहले अगर ये 1 किलोमीटर 5 मिनट में जा रही थी, तो अब इसको थोड़ा सा तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रोड पर और भी चीज है, तो इसको बाकी चीजों का भी क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि इसको कितना टाइम लग रहा है, 7 मिनट। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं और एक और सिनेरियो की, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है, बहुत हाई ट्रैफिक है, बिल्कुल खचाखच गाड़ियां यहाँ पर क्या है आपकी, भरी हुई गाड़ियां है, खचाखच आपका जो रोड है पूरा का पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक है और इसको इधर से इधर मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको जो टाइम है वो क्या लगने वाला है, बहुत ज्यादा लगने वाला है। इवन आप देखिए मुंबई जैसी सिटी के अंदर इतना ट्रैफिक होता है रोड पे कि कई बार 1-1 किलोमीटर ट्रेवल करने में भी कितना, आधा घंटा 1 घंटे तक का टाइम यहाँ पर लग जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर थर्ड सिनेरियो में उसको कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। अब तीनों केसेस के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या, कि इस कार को मूव करना है कहां से, उस एंड से इस एंड तक। ठीक है, लेकिन तीनों चीजों में डिफरेंट क्या है कि तीनों में उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या है आपका, डिफरेंट है। और टाइम अगर डिफरेंट है तो स्पीड भी क्या होगी आपकी, डिफरेंट। देखिए स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है, टाइम अगर कम है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। मतलब इस केस में उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी। इस वाले में स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हुई, और इसमें जो स्पीड है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा आपकी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम तीनों केसेस को देखें तो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक कितना है। ठीक है, क्लियर इतना। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। आई बात समझ में। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रुकावट। तो ट्रैफिक जितना ज्यादा उतनी ज्यादा क्या हो रही है यहाँ पर, रुकावट, उस गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। अब अगर हम इसको बात करें हमारे कंडक्टर के केस में, तो मान लेते हैं कि मेरे पास कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या, मान लो आपके पास एक रोड है और यहाँ पर आपका क्या, एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को इस एंड से यहां तक आना है। अब अगर मान लो कि इस बीच में कुछ भी नहीं है, पूरा जो है वो खाली है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फट से सट सुई करके क्या हो जाएगा, इस एंड से यहां पर क्या आ जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, उसके लिए कोई बाधा ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है, वो सीधा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा।
लेकिन दोस्तों हमको पता है कि कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं आपके एटम्स भी होते हैं, और ये जो एटम्स होते हैं ना बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, आपका जो सॉलिड मटेरियल होता है उसके अंदर एटम्स क्या होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप देखिए कि ये हमने देख रखा है, ये कंडक्टर है हमारा, और ये जो एरो बना रखी है क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है आपकी गोल सर्कल्स क्या है यहाँ पर एटम। तो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक मूव करना है, तो जब ये मूव कर रहा होगा ना, तो बीच में क्या है आपको ये पूरी की पूरी जगह पैक्ड है, तो ये क्या करेगा, इस एटम से टकराएगा, फिर इधर जाएगा, फिर हो सकता है इधर आ जाए टकराकर, फिर इधर, और ऐसे करते करते एंड तक पहुंचेगा। मतलब कि ये जो एटम्स यहाँ पर आए ना, इसकी वजह से इसको क्या करेगा, आप ज्यादा टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में। और करंट होता क्या है आपका, करंट क्या होता है, करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। मान लेते हैं कि एक कूलम का जो चार्ज है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है आपका। अब अगर एक कूलम के चार्ज को फ्लो करने के लिए अगर 1 सेकंड लग रहा है इस एंड से इस एंड तक, ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। अगर मान लो उसको यहां से यहां तक आने में 1 नहीं 2 सेकंड लग रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5 एम्पियर। तो करंट क्या हो गया कम, जितना ज्यादा उसको एक एंड से दूसरे एंड तक आने में टाइम लगेगा उतना क्या होगा आपका करंट कम होगा। तो यहां पर इन एटम्स की वजह से क्या आ गया, रेजिस्टेंस। देखिए जब एक कंडक्टर के अंदर एटम्स क्या है बहुत ज्यादा पास पास है, और एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एंड तक जाना है, तो वो जब जाएगा ना तो बहुत सारे एटम से उसकी क्या होने वाली टक्कर, और जितनी बार वो टकराएगा उतनी बार उसकी स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, एक रुकावट पैदा होगी। तो ये जो रुकावट होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर के अंदर वो किसकी वजह से आता है, उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले एटम्स। और इवन जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत सारे हो जाए और ये तेजी से मूव करे, मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारी गाड़ियां है और ये बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो टक्कर भी होगी, ठीक है, और कोई भी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाए, या ये कह लीजिए कि बहुत तेजी से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, मूव करने लगे, तो भी यहाँ पर क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है, सर्किट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर करंट क्या कर सके, फ्लो सके। तो यहाँ देखिए एक बैटरी लगाई है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है यहाँ पर V, इस बैटरी की वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, कंडक्टर, और यहाँ पर सीरीज में क्या लगा है, ए मीटर। ए मीटर का काम क्या होता है, ए मीटर आपकी एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, आपका करंट को मेजर करती है कि कितना यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, उसको कौन मेजर करता है, ए मीटर। नाउ अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, बैटरी लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से आपको क्या मिलेगा, ए मीटर की एक रीडिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इस एंड से यहाँ तक क्या कर रहे हैं, आपके फ्लो कर रहे हैं। अब हमको इसकी बात करना है कि आपका जो करंट रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने देखा है कि आपका जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर के, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। नाउ हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर हम इस वायर की लेंथ को मान लो एल रखते हैं, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस की रीडिंग लेते हैं, एक करंट की जो एक रीडिंग है उसको हम लोग लेते हैं, तो हमने देखा कि एल, मान लेते हैं कि एल वाली जो लेंथ है उसके ऊपर हमारा करंट कितना आ रहा है, आई, ठीक है। जब हमने इस लेंथ को क्या करा, चेंज करा, हमने इस लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने लेंथ को डबल किया ना, करंट हमारा क्या हो गया, आधा, इसकी रीडिंग हमारी क्या हो गई, हाफ। इसका मतलब क्या है कि लेंथ बढ़ाने पर करंट कम हो रहा है, और करंट अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर हम, जैसा हमने रोड वाला एग्जांपल लिया, तो एक रोड है जिसकी लेंथ है 1 किलोमीटर, ठीक है, तो वहां पर आपको एक एंड से दूसरे एंड तक आने में कुछ टाइम लग रहा है, लेट से कितना टाइम लग रहा है आपका, 1 मिनट, ठीक। नाउ अगर मैं उस रोड की लेंथ को बढ़ाकर कितना कर दूं, 2 किलोमीटर, तो अब डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका जो करंट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि आप देखिए कंडक्टर का अगर आप साइज बढ़ाओगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जब ट्रांसफर करना है, तो जितना ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा एटम से उसका क्या होने वाला है, सामना होने वाला है, तो उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका रेजिस्टेंस बीच में क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं, और सेम चीज हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया कि अगर हम लेंथ को डबल कर दे तो करंट क्या हो रहा है, आधा, और करंट अगर कम हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करें तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या होता है, इंक्रीज। तो अगर लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज, और करंट क्या होगा, डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
आर जो होगा वो क्या किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। नाउ अगर मान लीजिए मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं रोड की साइज को बढ़ा दूं। मान लो पहले आपके पास 1 लेन रोड था, अगर आप उसको 2 लेन रोड कर दो, या रोड की जो एरिया है उसको अगर आप बढ़ा दो, तो क्या ट्रैफिक कम होगा, बिल्कुल होगा ना। मूवमेंट क्या होगा आपका, इजी होगा। और मूवमेंट अगर इजी हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो सेम वे में अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करूं, और कंडक्टर के अगर एरिया पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम क्या करें, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन की बात करूं तो अभी आप इसको देखकर क्या बोलोगे कि इसका एरिया कैसा है, सिलेंडर। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको यहां से कट करके और ऐसे देखूं, या ऐसे अगर हम इसको देखें तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, सर्कल। तो ये जो सर्कल है ना, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर अगर हम एक वायर की बात करें तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम उस एरिया को बढ़ा दें, देखो एरिया बढ़ाने पे क्या होगा, ज्यादा स्पेस मिलेगी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में। तो अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। मतलब कि एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस कैसा डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। या आपने सुना भी होगा कि जब आपके घर में वायरिंग होती है तो जहां पर आपका मीटर होता है, जहां से आपका मेन करंट आता है, मेन लाइन आती है, वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पर मोटा वायर यूज करते हैं, और घर के अंदर की जो वायरिंग होती है ना, वहां पर एक पतला वायर यूज किया जाता है। तो मोटा वायर वहां पर इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर जो करंट होता है वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा करंट को अगर हमको हैंडल करना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। और रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, जब एरिया बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एरिया और रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशन। तो यहां से आप देख सकते हो कि आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ अगर अब मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं, पहला फैक्टर क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और सेकंड फैक्टर क्या, आर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो आर क्या होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। और जब भी आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, रो। रो जो होता है यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और इस रो को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकली अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, रो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ये आता है कि जो रेजिस्टिविटी है ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उस पर हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिपेंड करने वाला है। ये जो रेजिस्टिविटी होती है किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे। और रेजिस्टेंस पे आपका किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास यहां पर दो कंडक्टर है, ए और बी। ठीक है, दोनों का देखिए आप, दोनों वायर का जो लेंथ है वो एल है, दोनों का एरिया जो है वो ए है। मतलब आइडेंटिकली दोनों क्या है, एक जैसे दिखने वाले, लेकिन दोनों का मटेरियल क्या अलग अलग है। ये आपका आयरन का बना हुआ है, ये आपका कॉपर का बना हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि जब दोनों की लेंथ और एरिया सेम है तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, क्या नहीं। क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। ये आयरन है, तो आयरन जो होता है ना, आयरन का जो रेजिस्टेंस होता है, सेम लेंथ सेम सब कुछ के लिए, वो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस आयरन का ज्यादा होगा, कॉपर का कम होगा। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वायरिंग बनाने के लिए कॉपर का जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो मटेरियल है उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्या ऐसी खास बात है मटेरियल में, ऐसा क्या है जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो हमने बात करी थी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से आता है, जो अंदर एटम्स है उनके साथ जो कोलिजन होता है उसकी वजह से आता है। अब अलग अलग मटेरियल है तो उनका एटम्स भी क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी भी एक, मान लीजिए कि एक एल लेंथ के अंदर, इसके अंदर आपके मान लेते हैं कि हमारे पास कितने 100 एटम्स है, और इसके अंदर मान लेते हैं कि 10 एटम्स है, सेम एरिया सेम लेंथ के अंदर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा है सेम जगह में तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ज्यादा कोलिजन हो सकता है। या सेम यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स अगर कम है तो यहाँ पर कोलिजन कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और भी अदर फैक्टर्स जैसे उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है, उन सब चीजों के ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मटेरियल के ऊपर भी आपका क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लाइक अगर हम वुड की बात करें तो वुड जो मटेरियल है वो क्या आपका इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, करंट आपका फ्लो नहीं करता। तो थर्ड जो पॉइंट है वो क्या हो गया, आपका मटेरियल। और फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, आपका टेम्परेचर के ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, टेम्परेचर। कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो ये रेजिस्टिविटी जो होती है ना आपकी, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ देखते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा था कि करंट जो होता है वो कैसे फ्लो होता है आपका,
कि जब भी हम लोग यहाँ पर क्या करें, कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, सीधी डायरेक्शन के अंदर आपका क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले। अब जब ये मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बीच में क्या होते हैं, आपके एटम्स होते हैं जिनके साथ इनका क्या होता है, आपका कोलिजन होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जब हम कोई वोल्टेज ना भी अप्लाई करें तो भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आवारा है, ये रैंडम डायरेक्शन में क्या करने वाले, आपके मूव करने वाले। क्यों? ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी। अब अगर मान लो कि मैं क्या करता हूं कि इस कंडक्टर का एक टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूं, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज। इनकी अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, अभी तेजी से मूव करेंगे। अब अगर ये तेजी से मूव कर रहे हैं तो आपको तो ये बोलना चाहिए कि सर ये तो ज्यादा जल्दी यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितना ज्यादा तेज मूव करेंगे उतना ज्यादा इनका क्या होने वाला है, उतनी जल्दी इनका क्या होने वाला है, यहाँ पर इन एटम्स के साथ कोलिजन। और कोलिजन जब होगा, जब ये टकराएंगे तो ये अपनी एनर्जी भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लूज करने वाले। आप दो गाड़ियां लीजिए, दो गाड़ियां जो कि बहुत स्लो आ रही है, वो अगर टकरा भी जाती मान लो, तो क्या होगी, इजीली वो क्या कर जाएगी, अलग होकर और ट्रेवल करने लग जाएगी। लेकिन जब दो गाड़ियां बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है, तो जब उनकी टक्कर होगी तो बहुत भीषण टक्कर होने वाली है यहाँ पर। और टक्कर जितनी भीषण होगी, ठीक है, उतना ज्यादा उन दोनों गाड़ियों के लिए डिफिकल्ट होगा आगे मूव करना। तो सेम यहाँ पर हो रहा है कि इनकी एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये बहुत तेजी से मूव करेंगे, और इनकी जो टक्कर है इन एटम्स के साथ या खुद एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ये क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और टक्कर अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में इनका जो टाइम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ता है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। स्पीड अगर बढ़ेगी तो कोलिजन भी यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा एटम्स के साथ। और कोलिजन अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आता है किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से ही तो आता है ना, टकराव की वजह से ही तो रेजिस्टेंस आता है। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जब हम T1 और T2 टेम्परेचर लिए थे, तो हमने देखा था कि आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका जो करंट है वो कम होता है। ये आपका टेम्परेचर था, ये T2, ये यहाँ पर आपका था करंट, सॉरी यहाँ पर आपका था वोल्टेज, और यहाँ था करंट। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर बात किया था कि T1 की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा सेम वोल्टेज के ऊपर करंट किसके अंदर ज्यादा है, T2 वाले में ज्यादा होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट क्या होता है, आपका कम होता है। तो अगेन यहाँ पर टेम्परेचर जो है, ठीक है, ये जो रो होता है ना आपका, किसके पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। किसी भी करंट के फ्लो के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन होता है, चार्ज के फ्लो के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। मेटल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं। और आपका जो रेजिस्टिविटी है रो, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपका टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर। यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि इस रेजिस्टिविटी को भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। चलिए रेजिस्टिविटी की हम लोग बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी का सबसे पहले तो फॉर्मूला निकाल लें। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर, एक ऊपर ले लो, आर इंटू ए अपॉन में क्या आ गया, एल। तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया, आर ए बाय एल। यहां से अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया किसमें मेजर करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या हो गया आपका, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटा तो कितना बचा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो कितनी होती है आपकी, ओम मीटर। नाउ अगर मुझे इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो मैं कैसे कर रहा हूं, मान लेते हैं कि मैंने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट आप कुछ भी ले लीजिए, लाइक 1 मीटर ले लीजिए स्टैंडर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो। और एरिया कितना है, एरिया भी कितना है आपका, 1 यूनिट। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है आपकी, 1 यूनिट, और एरिया कितना है, 1 यूनिट। तो अगर एल आपका 1 है, ए आपका 1 है, तो 1 बाय 1 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर रो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, रो। तो यहाँ पर हम रो को ऐसे डिफाइन करें क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट लेंथ का मतलब क्या, ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, और एरिया भी कितना है, 1 यूनिट। उसका जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही क्या होगी उस मटेरियल की आपकी रेजिस्टिविटी होने वाली है। और रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 वायर्स लिए हैं, पी एंड क्यू। दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है। तो मान लेते हैं कि जो दोनों है आपके किसके बने हुए हैं, आपके कॉपर के बने हुए। अब पहला जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, एल, और इसका एरिया कितना है, ए।
तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मैं इसको बोल देता हूं आरपी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा आपका रो एल बाय ए, ठीक है। नाउ अगर मैं एक और वायर लूं सेम मटेरियल का, लेकिन उसकी लेंथ क्या है डबल, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपका क्या था पी वाले कंडक्टर का, ये आपका क्या है क्यू, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टिविटी कितनी है रो, एल की जगह क्या आ गया 2L अपॉन ए, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या 2 रो एल बाय ए, और जो रो एल बाय ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं आरपी, तो आरक्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आरपी, ठीक है। आरक्यू कितना हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ आरपी। इसका मतलब क्या है कि किसी वायर की अगर मैं लेंथ को डबल करूं और बाकी सब चीजों को सेम रखूं, एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गया डबल, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अगर आरपी था तो इसका कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ आरपी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, कि क्या इन दोनों की रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी क्या, फटाफट से। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हमारा कितना आया था आर ए बाय एल, ठीक है, तो आप यहां पर एक मिस्टेक कर दोगे, आप क्या बोलोगे कि भाई लेंथ अगर चेंज हो रही तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। पर रेजिस्टिविटी लेंथ बढ़ाने पर चेंज नहीं होती है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर की। तो यहाँ पर मटेरियल तो सेम है ना, दोनों क्या है आपके कॉपर के, और टेम्परेचर भी क्या है सेम है, फिजिकल कंडीशन क्या है सेम है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जो रेजिस्टिविटी इसकी है वही रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है, इसकी भी होने वाली है। और अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखना चाहो तो भी, मान लो मैं यहाँ पर इसकी पी वाले की रेजिस्टिविटी की बात करूं तो ये क्या होने वाला है आपका आरपी इंटू ए बाय एल, ठीक है। और अगर आप क्यू की रेजिस्टिविटी की बात करोगे यहां पर तो आप क्या लिखोगे रो क्यू इज इक्वल टू आर क्यू ए अपॉन में 2L। अब हमको पता है कि आर क्यू क्या होता है, आर क्यू इज इक्वल टू कितना है आपका 2 RP, तो इस आर क्यू को हटाकर अगर मैं 2 RP लिखूं तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो आरपी ए बाय एल बचा है, इस आरपी ए बाय एल को हम क्या लिख दें, रो पी लिख दें क्या, तो रो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया आपका रो पी। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर के अंदर, कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दे तो क्या इफेक्ट होगा उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि लेंथ और एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर का क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको बिल्कुल आपको क्लियर करूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, और साथ में कुछ सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।